हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। प्रोफेसर अस्मित कौर हियर। तो कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 बना कब था? कंपनीज एक्ट 1956, अमेंडमेंट हुई थी 2013 के अंदर, और फर्दर इसमें चेंजेस आए हैं 2015 के अंदर भी। ठीक है, सो वी वर डूइंग द टॉपिक लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट वेल कब कब उठाई जा सकती है। दो सर्कमस्टांसेस होते हैं, कॉमन लॉ एक्सेप्शंस एंड स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। तो कॉमन लॉ एक्सेप्शंस के अंदर हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए ऑलरेडी। तो इसमें हम कवर करेंगे कॉमन लॉ एक्सेप्शंस का 4th पॉइंट, where the company is acting as an agent of the shareholder। जहां पे कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाई गई है ताकि शेयर होल्डर अपने आप को छुपा सके और कंपनी की शील्ड अपने आगे खड़ी कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको मोर क्लियर होगा। देखो, एक इंग्लिश कंपनी बनाई गई, कैसे बनाई गई? विद द कैपिटल ऑफ 100 शेयर्स। ठीक है, अब इन 100 शेयर्स में से 90 शेयर्स एक्वायर करे अमेरिकन ने और 10 शेयर्स एक्वायर करे ब्रिटिश सब्जेक्ट ने। ठीक है, एक कंपनी बनाई गई विद द कैपिटल ऑफ 100 शेयर्स, 90 शेयर्स वर एक्वायर्ड बाय अमेरिकन एंड 10 शेयर्स वर हेल्ड बाय द ब्रिटिश सब्जेक्ट। अब ये जो अमेरिकन था वो था कौन? यूनाइटेड स्टेट्स फिल्म कंपनी का डायरेक्टर। यूनाइटेड स्टेट्स फिल्म कंपनी के डायरेक्टर ने 90 शेयर्स इसके एक्वायर करे। ठीक है, फिर क्या हुआ? इस कंपनी ने एक फिल्म बनाई मॉनसून नाम की। कंपनी ने फिल्म बनाई मॉनसून नाम की और प्रोडक्शन वाज फाइनेंस्ड बाय द कंपनी। ये जो कंपनी बनाई गई, ब्रिटिश कंपनी, इंग्लिश कंपनी, इस कंपनी ने मूवी को फाइनेंस किया। लेकिन कोर्ट ने ये मानने से रिफ्यूज कर दिया कि ये कंपनी ने इसको फाइनेंस किया है। एक्चुअल में ये कंपनी जो है सिर्फ एक जो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री वाला पर्सन है उसने अपने एजेंट के तौर पे इसको यूज किया। कोर्ट refused to agree that the film was made by the British company. The company was merely the nominee or agent of United States Film Company, क्योंकि 90 shares are acquired by the United States Film Company। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ दिखावे के लिए 10 शेयर्स ब्रिटिश कंपनी को दे दिए गए और एक नई कंपनी बना दी गई। अब मतलब बेसिकली उस बंदे ने अपनी फिल्म को फाइनेंस करने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए ये दिखा दिया कि उस कंपनी ने मेरी फिल्म को फाइनेंस किया है। तो लेटर ऑन जब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया तो कोर्ट ने कहा कि ये कंपनी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स फिल्म कंपनी की नॉमिनी या फिर एजेंट के तौर पे इसने फिल्म को फाइनेंस किया है। ठीक है, तो जहां पे कंपनी बनाई जा रही है ये दिखावे के लिए, सिर्फ मतलब एक एजेंट का काम कर रही है कंपनी, कोई गलत काम करने के लिए बनाई गई है और सिर्फ वो एजेंट का काम कर रही है, तो वहां पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है और पता चल जाएगा कि कंपनी के पीछे कौन ऐसा पर्सन है जो एक्चुअल गिल्टी है। ठीक है, फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कोर्ट में डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी वेयर इट इज यूज्ड फॉर टैक्स इवेजन। मतलब कंपनी बनाई गई है सिर्फ टैक्स को इवेड करने के लिए। नहीं समझ आया? लेट अस टेक एन एग्जांपल। देखो कितना वेल्दी पर्सन है ना, ये कितना पैसा है इसके पास। इतना पैसा आया कहाँ से? इसको पैसा रिसीव हो रहा है ह्यूज डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम के तौर पे। बहुत पैसा है इसके पास और इसको बहुत डिविडेंड्स आ रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम आ रही है। तो टैक्स से बचने के लिए इस बंदे ने क्या किया? इसने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया 4 प्राइवेट कंपनीज के अंदर, ABCD 4 प्राइवेट कंपनी के अंदर इसको इन्वेस्ट कर दिया। अब ये कंपनीज करती क्या थी? पहले तो डिविडेंड और इंटरेस्ट इन 4 कंपनीज के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता। ठीक है, मतलब इन कंपनीज के अंदर ये पैसा चला गया और लेटर ऑन ये कंपनीज लोन के तौर पे इस वेल्दी पर्सन को अमाउंट दे देती। अमाउंट वाज हैंडेड बैक टू हिम एज अ लोन। ठीक है, इससे क्या होगा? टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, प्रॉफिट्स कम शो होंगे, टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड सुपर टैक्स ही डिवाइडेड हिज इनकम इनटू 4 पार्ट्स टू अवॉइड टैक्स लाइबिलिटी। उसने अपनी इनकम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स लाइबिलिटी। इसके अंदर कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट हेल्ड दैट
एज कंपनीज डिड नो बिजनेस, ये कंपनीज कोई बिजनेस नहीं कर रही, सिर्फ इनके अंदर पैसा 4 पार्ट्स में क्रेडिट किया जाता था, फिर लेटर ऑन लोन के तौर पे उसी बंदे को वापस कर दिया जाता था. सो एज कंपनीज डिड नो बिजनेस, द 4 कंपनीज वर नथिंग मोर देन ही हिमसेल्फ. ये एक उस वेल्दी पर्सन से ज्यादा कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया, वो 4 कंपनीज के एग्जिस्टेंस को खत्म किया गया, और उसके पीछे पर्सन कौन था? ये वेल्दी पर्सन. क्लियर हो गया? तो जहां पे टैक्स को इवेड करने के लिए कंपनी बनाई गई है, वहां पे भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है. फिर आ गया अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, where the sole purpose for the formation of the new company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus. मतलब सिर्फ इसीलिए एक और कंपनी बनाई गई ताकि बोनस ना देना पड़े एम्प्लॉइज को. अरे यार, बोनस ना देना पड़े, इसीलिए कंपनी बनाई गई, तो वो भी तो गलत बात है. तो वहां पे कंपनी कोई रोल प्ले नहीं कर रही, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा और एक्चुअल सिचुएशन को देखा जाएगा. The Supreme Court lift the veil to look at the real transaction. अब देखो, ये कंपनी है, इसने क्या किया? इसने अपनी एक सब्सिडरी बना दी. ठीक है, सब्सिडरी बना के इसने क्या कर दिया? अपने प्रॉफिट्स को स्प्लिट कर दिया ना. पहले सिर्फ एक कंपनी के पास प्रॉफिट थे, अब वो दिखा रहा है कि मैंने अपनी सब्सिडरी को भी ट्रांसफर करने होते हैं. तो इसने अपने प्रॉफिट्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया. क्यों किया? सो दैट द अमाउंट ऑफ बोनस विल बी रिड्यूस्ड. अरे डूब मरो यार, एम्प्लॉयज सारा दिन काम करते हैं, इतने सपोर्टिव होते हैं, उनको भी तो आगे बढ़ने का हक है. तो ये देखो क्या कर रहे हैं, बोनस ही नहीं दे रहे उनको. बोनस को रिड्यूस करने के लिए इस बंदे ने ये दिखाया कि ये सब्सिडरी मेरी एक और है और मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट डिसरिगार्डेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेपरेट कंपनी. ये सब्सिडरी के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. तो यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया ना. ठीक है, क्लियर हो गया? फिर हमारे पास आता है पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट. मतलब कोर्ट ने अपना कोई फैसला सुनाया और अगर वो आप नहीं मानते तो इन द वे ऑफ पनिशमेंट, तो वहां पे कंपनी को नहीं सजा मिलेगी. सजा किसको मिलेगी? जो बंदा कोर्ट के फैसले की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है. ठीक है, इफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज डन बाय अ कंपनी, मतलब अगर कंपनी ने डिसरिस्पेक्ट करी है कोर्ट की, तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विल बी पनिश्ड. तो उस कंपनी के पीछे जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, उसे पनिश किया जाएगा. ये गलती से नहीं लगी, ये ट्विंस है ब्रदर, 2 ट्विंस ब्रदर हैं हमारे पास. ठीक है, अब इन दोनों ट्विंस ब्रदर ने एक फर्म स्टार्ट करी. ठीक है, ये दोनों पार्टनर बन गए, इन्होंने फर्म स्टार्ट करी. फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम जो हमारी फर्म है ना, उसके 2 फ्लोर बेच देंगे, 2 फ्लोर्स बेच देंगे. एग्रीड टू सेल टू द अनदर पार्टी. वो देखो कितना खुश हो गया कि वेरी नाइस, मेरे को 2 फ्लोर मिलेंगे. तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपनी फर्म के 2 फ्लोर एक और पार्टी को सेल कर देंगे. लेटर ऑन इन्होंने क्या किया? एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया. अब एग्रीमेंट को कैंसिल किया है तो वो जो सेकंड पार्टी है, अनदर पार्टी, इतनी खुश थी जो, वो चली गई कोर्ट के पास. तो कोर्ट ने लिटिगेशन लगाई. स्टे ऑर्डर होता है ना, स्टे ऑर्डर. तो कोर्ट कहता है, कोर्ट रिस्ट्रेन्ड द फर्म फ्रॉम सेलिंग द प्रॉपर्टी. कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया कि इन फ्लोर्स को आप सेल नहीं कर सकते. क्लियर हुआ? इन फ्लोर्स को आप सेल नहीं कर सकते. लेकिन इतने चालाक है ना ये दोनों ब्रदर्स, इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने उस प्रॉपर्टी को, मतलब उन 2 फ्लोर्स को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया. इन्होंने उन 2 फ्लोर्स को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया. प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर टू द कंपनी और उसके अंदर 2 ही शेयर होल्डर बनाए गए. यही दोनों पर्सन्स, ये 2 ट्विंस ब्रदर कंपनी के शेयर होल्डर बन गए. एक बन गया उसका चेयरमैन और एक बन गया मैनेजिंग डायरेक्टर, MD. यहां तक क्लियर हुआ? फिर इन्होंने क्या किया? कंपनी के नाम पे वो 2 फ्लोर्स सेल कर दिए. अब मैंने आपको पढ़ाया ना कि कंपनी अपने ही नाम पे किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है, किसी भी प्रॉपर्टी को सोल्ड कर सकती है, एंजॉय कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है. तो उसी कैरेक्टरिस्टिक को दिमाग में रखते हुए इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंपनी के नाम पे वो 2 फ्लोर्स आगे सेल कर दिए.
इन स्पाइट ऑफ द रिस्ट्रेंट ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेंट का ऑर्डर दिया था कि भाई ये स्टे ऑर्डर है, ये आपने बेचनी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने चालाकी की, इन्होंने 2 फ्लोर्स को पहले कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये दिखा दिया कि कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, बट इट वॉज हेल्ड दैट once the corporate veil is lifted, it is crystal clear that the order of the court were disobeyed by the partners only. तो आप मुझे बताओ, क्या कंपनी का अपना माइंड है? कंपनी कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जब उन्होंने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया तो पीछे से डिसओबे करने वाले पर्सन कौन थे? वही 2 ट्विन्स ब्रदर, वही 2 पार्टनर्स, वही 2 शेयर होल्डर्स। क्लियर हो गया? तो इस तरह के केसेस में भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप करना पड़ता है। फिर 8th पॉइंट हमारे पास आता है, ascertaining ट्रू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इफ alleged। alleged का मतलब होता है claimed as sham। तो इसमें बेसिकली कोई एग्जाम्पल नहीं है, आप सिर्फ बात को समझो। कोर्ट विल बी जस्टिफाइड इन लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल टू ascertain द ट्रू नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। जहां पे कोर्ट को लगेगा ना कि कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है विद द मतलब आर्टिफिशियल पार्टीज, वी कैन से कि कंपनी ने जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करी है, ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वो फॉल्स तो नहीं है, मतलब फॉल्स ट्रांजैक्शन तो नहीं दिखा रहे कि मतलब जिस पार्टी के साथ उन्होंने ट्रांजैक्शन करी है वो पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो पार्टी रियल पार्टी नहीं है, वो पार्टी जेन्युइन नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो देखो, कंपनी तो नहीं ना किसी भी नॉन जेन्युइन पर्सन से या किसी भी फेक पर्सन के साथ डील कर सकती, कंपनी नहीं कर सकती। तो वहां पे कंपनी नाम का पर्दा उठाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि ये फेक ट्रांजैक्शन किस पर्सन ने करी है, तो उसे पनिश किया जाएगा। क्लियर हो गया? फिर हमारे पास आता है 9th पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ कंपनी। ये पॉइंट कंपनी के फायदे के लिए है। कहते कोर्ट हेल्ड दैट द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स इज द एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी। तो इसके अंदर मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो एक कंपनी नई नई स्टार्ट हुई है, ठीक है, उसने टेंडर फिलअप किया किसी दूसरी कंपनी के लिए, तो उस कंपनी ने ये कह के टेंडर रिफ्यूज कर दिया कि ये कंपनी तो नई नई है, इसको इस फील्ड में एक्सपीरियंस ही नहीं है। जबकि वो कंपनी जिन लोगों ने स्टार्ट करी थी, जो उसके प्रमोटर्स थे, जो उसके डायरेक्टर्स थे, उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कंपनी का एक्सपीरियंस उतना ही माना जाएगा जितना एक्सपीरियंस उसके प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स को है, ठीक है। तो कोई भी और पार्टी ये कह के रिफ्यूज नहीं कर सकती टेंडर को या किसी भी एग्रीमेंट को कि यू आर न्यू इन द फील्ड। तो कंपनी का, अब इस केस में कंपनी का एक्सपीरियंस कितने सालों का हुआ? 15 सालों का, क्योंकि उसके डायरेक्टर और प्रमोटर्स को भी कितने साल का एक्सपीरियंस था? 15 ईयर्स का। तो कंपनी चाहे अभी अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो उसके प्रमोटर और डायरेक्टर का एक्सपीरियंस होगा वही कंपनी का एक्सपीरियंस होगा। क्लियर हो गया? फिर आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी टू एक्ट एज एन एजेंट। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी टू एक्ट एज एन एजेंट। कहते वेल वहां पे भी लिफ्ट अप की जा सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, जहां पे ये पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रीसेंट डिसीजन दिया है कि वेल वहां पे भी लिफ्ट अप की जा सकती है जहां पे होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर्स हैं सब्सिडरी के। होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर्स हैं सब्सिडरी के। तो मुझे एक बात बताओ, होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप क्या होता है? अगर एक कंपनी मोर देन 50, मतलब इस कंपनी के 51-52% शेयर भी इसने अगर एक्वायर कर लेते, ये होल्डिंग हो गई, ये सब्सिडरी हो गई, ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग पावर रखती है, इसके पास कम शेयर्स हैं। तो मान लो अगर होल्डिंग के पास इसके 100% शेयर्स हैं, तो इसके एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? ये तो सिर्फ एक एजेंट का काम कर रही है ना। इसके होल्डिंग के पास इस कंपनी के 100% शेयर्स हैं, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंपनी? तो वहां पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना ही पड़ेगा, जहां पे सब्सिडरी सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट का काम कर रही है। पर्पस कोई भी हो सकता है, प्रॉफिट्स को रिड्यूस करना, है ना, या फिर कोई ऐसी गलत एक्टिविटी करना ताकि सब्सिडरी का नाम आगे आ सके और उसके पीछे होल्डिंग बच सके।
तो इसीलिए कहते हैं लेटर इज क्रिएटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द होल्डिंग कंपनी। 100% शेयर्स हैं तो जो लेटर मतलब सब्सिडरी है वो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी के लिए बनाई गई है, वहां पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप किया जा सकता है। तो ये थे आपके 10 के 10 पॉइंट्स कॉमन लॉ एक्सेप्शंस के रिगार्डिंग। किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। सो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे साथ थ्योरी गुरु के ऊपर, which is providing best confined theory notes of commerce. Thank you so much for watching. Have a nice day.